गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे जिनके द्वारा प्रशस्त किया मार्ग आज सभी संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही सुलभ मार्ग है, जिससे कि हम संगीत को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। और संगीत आज समाज के हर वर्ग तक बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता के साथ पहुंचा हुआ है। आज हम बात करेंगे विष्णु नारायण भारतखंडे जी के बारे में। विष्णु नारायण भारतखंडे जी भारत के उन महान संगीतज्ञों में से एक हैं जिन्होंने संगीत के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया और उसमें सफलता भी पाई। आज का जो आधुनिक संगीत चल रहा है, शास्त्रीय संगीत, इसकी नींव भी पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे जी ने ही रखा। तो इनका एक छोटा सा इतिहास। जानकारी के अनुसार, लेखों के अनुसार यह ज्ञात होता है कि विष्णु नारायण भारतखंडे जी का जन्म 10 अगस्त सन 1860 को मुंबई प्रांत के बालकेश्वर नामक स्थान पे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। 10 अगस्त 1860 को मुंबई के बालकेश्वर नामक स्थान पे हुआ था। इनके जो पिताजी थे उनको भी संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव था। भजन भाव आदि चीज़ों को वो संगीत के आधार पे किया करते थे। तो चूँकि घर का माहौल ऐसा था, इस वजह से संगीत के प्रेमी ये बचपन से ही हो गए। और जैसे जैसे बड़ा हुए, अपनी स्कूली शिक्षा के साथ साथ ये संगीत की शिक्षा को भी विधिवत ग्रहण किए और आगे बढ़ते गए। इन्होंने सितार, गायन, बांसुरी आदि चीज़ों को तो सीखा ही, साथ में गायन के लिए इन्होंने जयपुर के मोहम्मद अली खान साहब, ग्वालियर के पंडित एकनाथ, रामपुर के अली खान, इन लोगों से गायन की विधिवत शिक्षा ली। सितार वादन भी इन्होंने सीखा हुआ था सेठ वल्लभ दास जी से। तो लगभग अलग अलग विषयों पर अच्छी पकड़ थी इनकी। अच्छी पकड़ होने के कारण यह जो संगीत की 3 विधाएं हैं, गायन, वादन और नृत्य, तो नृत्य विधा को छोड़ करके गायन और वादन दोनों में स्वयं को पारंगत बनाए। समय बढ़ता गया, पढ़ाई चलती रही। 1883 में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना, और 1890 में इन्होंने अपनी LLB कंप्लीट की। LLB कंप्लीट करने के बाद ये अपनी प्रैक्टिस पे लग गए, वकालत करने लगे। इनका विवाह भी हुआ, किंतु कुछ दिनों बाद कुछ घटनाएं घटी, दुखद घटनाएं। बाद में इनका ध्यान वकालत से हटके पुनः संगीत पे आया, क्योंकि संगीत ही इनका प्रथम प्रेम था। उस समय इन्होंने जो एक बहुत बड़ी समस्या को फेस किया था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो इनकी सबसे बड़ी एक समस्या इन्होंने जानी थी, वो ये थी कि जो संगीतकार थे उस समय के, वो शास्त्रीय संगीत से धीरे धीरे हट रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था देश में, और पाश्चात्य संगीत जो थी वह हमारे हिंदुस्तानी संगीत के ऊपर अपना प्रभाव डाल रही थी। उस चीज़ को लेके बहुत चिंतित थे। गुरु शिष्य परंपरा जहाँ थी, गुरुओं की स्थिति ये थी कि एक शिष्य को एक राग सीखने के लिए वर्षों तक गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। उन्हें भी वो चीज़ें प्रॉपर मिल नहीं पाती थी। तो इनको ये लगा कि इस प्रकार से संगीत जो है वह आने वाले दिनों में अपने पतन की ओर जाने लगेगा, और इसको उद्धार के लिए, इसको पुनः निर्माण के लिए कुछ करना होगा। इसी उद्देश्य को अपने मन में लेकर के आगे बढ़े, और तमाम समस्याओं को, विपत्तियों को झेलते हुए आगे बढ़ते गए। सन 1916 में बड़ोदरा नरेश जो थे, उनके सहयोग से इन्होंने प्रथम संगीत सम्मेलन का आयोजन किया, जो कि बहुत ही सफल रहा। और उस सम्मेलन में अखिल भारतीय संगीत अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव भी इन्होंने रखा, जो सर्वसम्मत से पास भी हुआ। आगे चल करके बहुत दिनों तक वह नहीं चल पाया संस्था,
लेकिन नींव उसकी तभी पड़ी। आफ्टर दैट इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को भी लिखा अपने जीवन काल में, जो पुस्तकें आज भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, जिसमें से इनके द्वारा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मल्लिका भाग 6 में 6 भागों में इसको लिखा इन्होंने, और भारत खंडे संगीत शास्त्र 4 भागों में लिखा, अभिनव राग मंजरी, लक्ष्य संगीत, स्वर मल्लिका आदि। ये अलग अलग किताबों को इन्होंने संगीत के ऊपर लिखा। इन्होंने जो सबसे बड़ी एक काम किया इन्होंने अपने इस संगीत के क्षेत्र में, वो ये किया कि ये चाहते थे कि एक नोटेशन हो। इसके पहले नोटेशन की व्यवस्था नहीं थी संगीत में, और गुरु शिष्य परंपरा मजबूरी थी कि जो गुरु है आप उसके पास से सीखना है, बिकॉज कोई ऐसा साधन नहीं था सीखने वालों के लिए जिसका उपयोग करके वह किसी भी चीज़ को शीघ्रता से सीख सकें। इसलिए सबसे पहले उन्होंने लिपिबद्ध संगीत को लिपिबद्ध किया। बड़े बड़े कलाकारों के पास गए, उनके पास जो बंदिशें थी उनको कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। उनमें जो बंदिशें सामाजिक दृष्टिकोण से जिनके बोल सही नहीं थे उनको बदल करके नए बोलों की रचना की, और उसके बाद उसका एक संग्रह तैयार किया इन्होंने। लगभग देश के सभी बड़े संगीतज्ञों के पास से गए, सबसे मिले, सबसे जानकारी ली। इसके बाद जो दूसरा बड़ा परिवर्तन उन्होंने किया वो ये किया कि शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने पिरोया। 10 थाटों का निर्माण उन्होंने किया। 10 थाटों के बारे में आप जानते होंगे। उन 10 थाटों के आधार पर ही इन्होंने सभी रागों को रखा नियमावली के तहत, और तब से ही थाट वर्गीकरण प्रभाव में आया। और थाट वर्गीकरण जो है आज के समय में संगीत का आधार स्तंभ है। यह पंडित भारत खंडे जी का ही देन है। एक लंबा सफर रहा। इस लंबे सफर के बाद पंडित जी सफलता की ओर आगे बढ़े, और फिर वह समय भी आ गया 19 सितंबर सन 1936 जब पंडित जी इस मृत्यु लोक को छोड़ करके ब्रह्मविलीन हो गए। किंतु उनके द्वारा किया गया कार्य आज भी हम देख रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, उससे बेनिफिट्स उठा रहे हैं। इन समय अवधि के बीच में जब से उन्होंने संगीत को पूरी तरह से अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, उन्होंने बहुत सारे विद्यालयों की भी स्थापना की, जिसमें मैरिज म्यूजिकल कॉलेज, जो कि आज के समय में भारत खंडे संगीत विद्यालय के नाम से आपके लखनऊ में विद्यमान है, माधव संगीत विद्यालय, तथा ग्वालियर में म्यूज़िक कॉलेज, बड़ौदा में म्यूज़िक कॉलेज, वो आज भी अस्तित्व में है। आज भी वहाँ पे नए लोगों को संगीत सिखाया जाता है, प्रॉपर तरीके से हिंदुस्तानी संगीत के बारे में बताया जाता है। तो एक बहुत बड़ा ये योगदान रहा पंडित भारत खंडे जी का, जिसको हम संगीत प्रेमी कभी नहीं भूल सकते। तो आज हमने एक छोटा सा इतिहास जाना पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे जी के बारे में।